वेलकम बैक इन एससी क्लासेज फॉर क्लास 11th केमिस्ट्री। आज केमिस्ट्री के इस लेसन में हम लोग आगे बढ़ते हुए इसके प्रीवियस जो वीडियोज बनाए थे उस वीडियोज के बाद 3 पार्ट हम लोग दे चुके हैं। कुछ यूनिट मेजरमेंट से रिलेटेड बात थी, कुछ सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड बात थी, उसके बाद कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन के जनरल लॉ थे, उसको हम लोगों ने देखा था। आज हम कुछ उसी बेसिक कॉन्सेप्ट में आगे चलते हुए ये हम टॉपिक्स पर बात करेंगे। इन टॉपिक्स में हम लोग जो 4 टॉपिक्स लिखे हुए हैं इस पर डिस्कस करेंगे। एक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, दूसरा है एटॉमिक मास यूनिट एंड एटॉमिक मास, तीसरा है मोलिकुलर मास और चौथा है मोल कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोग बात करेंगे, इस पर अधिक से अधिक जितना हो सकता है देंगे, बाकी अगर बचेगा तो फिर अगले वीडियो में हम लोग देंगे। और एक वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक सजेशन है कि जो हमारे व्यूअर्स नए हैं, जो स्टूडेंट्स नए हैं या अदर्स भाई व्यूअर्स जो हैं वो नए हैं, तो वो चैनल को प्लीज़ लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ये हमेशा लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए अब हम लोग एक एक करके इन टॉपिक्स को देखते हैं। चूँकि बेसिक कंसेप्ट है इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा ब्रॉड वे में जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा में हम लोग इसको समझते हैं। पहला है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके बारे में आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेज नहीं है, उसको एक बार रिकॉल कर लेना है। आप जानते हैं कि मैटर को जब डिवाइड किया गया है तो उसका सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है एलिमेंट, और एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में फ्रीली शेयर करता है वो होता है हमारा एटम। अगर कंपाउंड से भी हम रिएक्शन कराते हैं तो कंपाउंड के डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट एटम होते हैं, वे पहले टूटते हैं, ब्रेक करते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं और फिर एटम्स का नया रीअरेंजमेंट होता है जिससे आपको नए नए कंपाउंड्स या सब्सटेंस देखने को मिलते हैं। तो ये एटम जो होता है, मोलिक्यूल भी पार्टिकल का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, एटम भी होता है, लेकिन दोनों में बस अंतर यही है कि मोलिक्यूल किसी केमिकल रिएक्शन में डायरेक्ट शेयर नहीं करता, वह अपने एटॉमिक फॉर्म में टूटता है और एटम डायरेक्ट शेयर करते हैं। तो उन्हीं एटम्स के बारे में जॉन डाल्टन के द्वारा कुछ थ्योरी दिया गया, कुछ पोस्टुलेट्स बनाए गए, उन्हीं पोस्टुलेट्स को हम लोग कंबाइंडली कलेक्टिवली डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। तो इन्होंने अपने थ्योरी में कुछ पॉइंट्स दिए, 1 by 1 इन पॉइंट की चर्चा हम लोग कर लेते हैं ओरली। इन्होंने सबसे पहले बताया कि एटम जो होता है वो इनडिविजिबल होता है। एटम 2 वर्ड से मिलकर के बना है, ए और टॉम। तो ए का मतलब होता है नॉट और टॉम का मतलब होता है डिविजिबल। तो जो पार्टिकल नॉट डिविजिबल हो उसको हम लोग एटम कहते हैं। तो ये देखा जाए तो आज के समय में अगर न्यूक्लियर रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर एटम डिवाइड हो जाते हैं, डिविजिबल हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन में एटम नॉट डिविजिबल होते हैं। तो उनका फर्स्ट कॉन्सेप्ट था कि एटम जो होते हैं वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं और एलिमेंट के लिए फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम लोग तोड़ नहीं सकते। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स नाइदर कैन क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसके बाद उन्होंने कहा कि किसी भी एक एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो अपने शेप, साइज और मास के हिसाब से आइडेंटिकल होते हैं। फिर कहा कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो मास के हिसाब से, डिजाइन, शेप, साइज के हिसाब से अलग होते हैं। तो मास को उन्होंने इन्फोर्स किया, मास पर ज़्यादा प्रेशर दिया कि मास के हिसाब से एक एलिमेंट के सारे एटम एक मास वाले होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट मास वाले होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर एटम्स 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से, केमिकल कॉम्बिनेशन से एक नया एटम बनता है और उस एटम को उन्होंने कहा कंपाउंड एटम।
जैसे एलिमेंट के एटम हो गए तो कंपाउंड के एटम उन्होंने नाम दे दिया। तो ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि भाई जो एलिमेंट में हम लोग एटम डालते हैं तो उस एटम के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज लॉस्ट नहीं होते। लेकिन अब उनके हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ लिमिटेशन आया और उस लिमिटेशन को हम लोग लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो पहला लिमिटेशन तो जैसे उन्होंने कहा कि कोई एटम जो होता है वो हमेशा इनडिविजिबल होता है। तो ये बात केमिकल रिएक्शन तक लिमिटेड है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में ये लिमिटेड नहीं है, क्योंकि एटम ब्रेकेबल हैं लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में। फिर उन्होंने कहा कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं वो मास के हिसाब से आइडेंटिकल होते हैं। तो आइसोटोप के कॉन्सेप्ट को अगर हम देखते हैं, आइसोटोप के बारे में सोचते हैं तो उनकी ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि कार्बन है, इसका 612 होता है और कार्बन 614 होता है। तो ये दोनों कार्बन हैं, मूल रूप से दोनों कार्बन हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन मास नंबर ये 12 और ये 14 आपका अलग अलग हो गया, यानी एटम मास के हिसाब से डिफरेंट हो गए, जबकि एलिमेंट सेम है। इसी तरीके से उन्होंने जो कहा था कि सेम एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट के मास डिफरेंट होते हैं, तो ये भी बात यहाँ गलत हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम C614 ले लेते हैं और नाइट्रोजन 714 ले लेते हैं, तो इसका मास और इसका मास ये दोनों टैली कर गए, जबकि दो एलिमेंट हैं। तो दो एलिमेंट के एटम के मास भी सेम हो सकते हैं और एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम के मास भी अलग अलग हो सकते हैं आइसोटोप के केस में। तो इस तरीके से ये 100% या एब्सोल्युटली करेक्ट फीलिंग नहीं देता है, लेकिन मोस्टली एवरेज तौर पर ये बात एक्सेप्टेबल है, हम लोग इसको मानते हैं। इसके बाद उन्होंने कंपाउंड एटम की जो बात की, तो कंपाउंड एटम में एक तरफ वो कह रहे थे कि एटम इनडिविजिबल है। तो एटम इनडिविजिबल कहने का मतलब क्या कि एनी टाइप ऑफ एटम इज इनडिविजिबल, किसी भी टाइप का अगर एटम है तो उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है। और फिर जब वो कह रहे हैं कि दो अलग अलग एटम को या दो से अधिक तरह के सब्सटेंस के एटम को मिला करके एक कंपाउंड एटम बनाया जाता है, तो कंपाउंड एटम भी तो एटम ही है, तो उसको तो तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ भी थोड़ा सा उनके स्टेटमेंट से कंट्राडिक्शन मिला था, उन्हीं का स्टेटमेंट उन्हीं के स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहा था। लेकिन आज के कॉन्सेप्ट में हम लोग कंपाउंड एटम को कुछ नहीं मानते हैं। एटम जो होता है वो एलिमेंट का ही होता है, और कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल होता है उसको हम लोग मोलिक्यूल नाम देते हैं। तो जो कंपाउंड एटम कहते थे, तो एटम के डिफिनीशन के अनुसार कंपाउंड एटम उनको कहना उचित नहीं होगा, उसकी जगह पर मोलिक्यूल कहना सही है। तो इस तरीके से हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मेन कॉन्सेप्ट और उनके कुछ ड्रॉबैक्स को, उनके कुछ लिमिटेशंस को हमने देखा है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट पर आते हैं, एटॉमिक मास यूनिट एंड एटॉमिक मास। अब जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं उनके बारे में डिफरेंट न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने होते हैं, तो उन सब के लिए हमको एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है मास की। और मास में चूँकि एटम के बारे में आप जानते हैं कि एटम बहुत ही छोटा पार्टिकल है, वो नैनोमीटर के रेंज में उसका साइज होता है, 10⁻⁻8 मीटर के रेंज में उसका साइज होता है। तो वैसे केस में वो हमको सिंपल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। और वैसे एटम का अगर मास हम निकालना चाहें तो वो मास निकालने के लिए भी हमको कोई सूटेबल तरीका नहीं मिलता है। तो साइंटिस्टों ने बहुत पहले ऑक्सीजन एटम को बेसिक यूनिट माना कि ऑक्सीजन ज़्यादा जगह पाया जाता है और ऑक्सीजन से कंपेयर करके हर चीज़ का हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन 16 के मास को माना गया था एटॉमिक मास यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ एलिमेंट्स, मास ऑफ एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। लेकिन ये देखा गया कि ऑक्सीजन हर जगह अवेलेबल नहीं है, वो वाइडली स्प्रेडेड नहीं है, या हर एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन नहीं है। तो उसके बाद कुछ लोगों ने इसको 1/16 पार्ट को जो मान है
उनको सूटेबल नहीं लगा, तो उसके बाद हाइड्रोजन को लोग लिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मानते हुए लिए कि हाइड्रोजन को बेसिक यूनिट माना जाए क्योंकि सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, और उसके बाद उसी को यूनिट मान करके तब लोग एटॉमिक मास को डिफाइन किए। लेकिन 1961 में यूपेक के द्वारा IUPAC, जो आप जानते हैं यूपेक के शॉर्ट नेम से भी जानते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो उन्होंने 1961 में डिसाइड किया कि नहीं, सबसे ज़्यादा वाइडली यूजफुल एलिमेंट है, स्प्लिटेड एलिमेंट है हमारा कार्बन, और कार्बन के जो आइसोटोप होते हैं C12 और C14, तो इसमें C14 आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाता है और C12 नॉन रेडियो स्टेबल या मोर स्टेबल एलिमेंट होता है। तो उन लोगों ने कार्बन के मोस्ट स्टेबल आइसोटोप C12 यानी कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है, उसके 1/12 पार्ट को एक यूनिट माना। तो एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग 1 AMU पहले लिखते थे, AMU। आजकल हम लोग लिखते हैं इसको 1 EU। EU का मतलब अंडरस्टूड हो जाता है 1 EU यानी एटॉमिक मास यूनिट, और इसका वैल्यू कितना लिया गया, तो 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम, यानी कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है उसके मास के 1/12 पार्ट को एक एटॉमिक मास यूनिट माना गया। और तब इसके आधार पर एटॉमिक मास को डिफाइन किया गया कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज अ नंबर। आप आसानी से इसको नोट भी कर सकते हैं पहुँच करके, बुक में भी आप चाहे जो भी बुक रखे होंगे वहाँ मिल जाएगा कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is a number that shows how many times is the atom is heavier as compared to one atomic mass unit or 1/12 part of the mass of carbon 12 atom। यानी कार्बन 12 के 1/12 पार्ट का कितना टाइम्स है कोई पार्टिकल, कोई एटम, तो जितना टाइम्स वो होता है उसी नंबर ऑफ टाइम्स को हम उसका एटॉमिक मास बोलते हैं। और इसी तरीके से मोलिक्यूल की बात करते हैं तो बस सेम चीज़ वही हो जाता है कि मोलिक्यूलर मास इज अ नंबर दैट टेल्स अस हाउ मच टाइम इज द मोलिक्यूल heavier as compared to 1 AMU or 1/12 part of mass of 12 कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम के 1/12 पार्ट का कितना टाइम्स है कोई मोलिक्यूल, तो उसको मोलिक्यूलर मास बोलेंगे, और कितना टाइम्स है एटम तो उसको एटॉमिक मास बोलेंगे। माने एटम का 1 एटम का मास हम एक्सप्रेस करेंगे एटॉमिक मास, और 1 मोलिक्यूल का मास एक्सप्रेस करेंगे हमको मोलर मास। अब एग्जाम्पल के लिए आप लिखते हैं कि सोडियम का एटॉमिक मास ऑफ Na मीन्स सोडियम, तो ये इक्वल टू होता है 23 हो गया, यूनिट हो गया, 23 यूनिट होता है। अब इस मास को हम लोग अगर आगे लेकर के चलते हैं, केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमको देखना होगा कि जैसे कार्बन 12 है तो 1 कार्बन का मास केजी में कितना होगा, तो ये निकालने के लिए हम लोग थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट को समझेंगे या मोल कॉन्सेप्ट के आधार पर समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप सिंपली यहाँ ये भी समझ सकते हैं, चूँकि मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्लास 9th में भी थोड़ा सा आइडिया रखे हुए हैं। तो जैसे C12 कहा जाए तो C12 का मतलब हो गया कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 1 मोल के बराबर होगा, और 1 मोल कार्बन जो होता है तो पार्टिकल्स के हिसाब से देखा जाए तो 6.022 × 10⁻23
होता है। तो इसका मतलब हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻26 C12 एटम्स इक्वल्स टू 12 ग्राम ऑफ C12 एटम्स। ठीक है, तो अगर हम लोग 1 का निकालना चाहें सिंस तो 1 का निकालना चाहें तो 1 C12 एटम का मास कितना होगा, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 इतना ग्राम हो जाएगा। तो इतना जब ग्राम हो जाएगा तो अब आप आसानी से इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके जो रिजल्ट मिलेगा ये तो हो जाएगा आपका 10⁻23 और इसको आप डिवाइड करके कैलकुलेटर से देख सकते हैं। देखिए 1 कार्बन का एटम 1 कार्बन 12 एटम का मास हुआ हमारा 12/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम ऑफ C12 एटम्स। तो अब हम 1 AMU या 1 यूनिट का मास निकालना चाहते हैं, तो क्या लिखा हुआ है कि 1/12 ऑफ C12 एटम। तो 1 AMU का वैल्यू 1/12 इंटू ये वैल्यू 12/6.022 इंटू 10⁻23 लिख सकते हैं। तो ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होने पर क्या बचेगा 1/6.022 और ये 10⁻23 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो हमारा -23 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.66 आएगा। तो 1.66 इंटू 10⁻24 होगा, चूँकि यहाँ 0 पॉइंट होगा 0.166 इंटू 10⁻23 स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो आपका 1.66 इंटू 10⁻24 हो जाएगा। तो ये ग्राम में हुआ, या फिर आप इसको केजी में लिखना चाहते हैं तो 1.66 इंटू 10⁻27 केजी लिख सकते हैं। और इसी को सिंपली कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन में थोड़ा इजी करने के लिए हम लोग 1.7 भी ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। कहीं कहीं बुक में आपको 1.6 भी लिखेगा, तो 1.6 लिखना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन में जब आपका ये 6 के बाद 6 आ रहा है तो यहाँ पर एक बढ़ना चाहिए। तो अगर 1 डिजिट में लिखते हैं तो 1.7 अप्रॉक्स लिख सकते हैं, या फिर 2 डिजिट तक 1.66 इंटू 10⁻27 केजी लिख सकते हैं। तो अब इसी के हिसाब से आप केजी में भी मास निकाल सकते हैं। और सिंपल डिफिनीशन में आप देख लिए कि एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास वह नंबर है जो बताता है कि एक एटॉमिक मास यूनिट से वो कितना टाइम्स हेवी है, या 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम के मास से वो पार्टिकल कितना हेवी है। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो मोल कॉन्सेप्ट है। ये मोल कॉन्सेप्ट आपको 9th में भी मिला होगा पढ़ने के लिए, 11th क्लास में भी है, और इसका जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक यूज होगा। तो बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये मोल कॉन्सेप्ट सबसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट की तरह होता है, लेकिन मैं इसको सिंपल ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए देखते हैं। अब मोल कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं, जो हमारे केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टॉपिक है। ऐसे आप बुक में पढ़िएगा तो इसको कई तरीके से समझाया गया है, बात तो वही है, लेकिन थोड़ा सा उसको ऐसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखा जाता है, बताया जाता है कि कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को या कुछ लर्नर्स को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और मूल कॉन्सेप्ट से भागने लगते हैं। और अगर आप मूल कॉन्सेप्ट से भागने लगते हैं तो समझिए कि फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे पार्ट्स को आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मूल कॉन्सेप्ट की बात आती है, तो मूल में हम लोग ये जानते हैं कि मूल एक ऐसा टर्म है जिसको आजकल SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस माना जाता है।
और इस मोल को डिफाइन किया गया है कि कितने के बराबर होगा, तो द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम इज नोन एज 1 मोल। इसी चीज़ को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स और एनी पार्टिकल्स इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर इज कॉल्ड मोल। तो एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट हम लोग बोलते हैं, उसको लिया गया है ये नंबर के हिसाब से 6.022 इंटू 10⁻23। ये कांस्टेंट इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि एसटीपी पर या एनटीपी पर, एसटीपी बोले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी बोले तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो एसटीपी पर या एनटीपी पर किसी भी गैस के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या सेम होती है और वह संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होती है। वो पार्टिकल्स एटम है तो एटम के बराबर, आयन है तो आयन के बराबर, मोलिक्यूल है तो मोलिक्यूल के बराबर। और इस नंबर को ही हम लोग एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं। और इतने पार्टिकल्स को मिला करके, वो चाहे पार्टिकल्स नंबर हो, आयन कुछ भी हो, इतने पार्टिकल्स को मिला करके हम उस पार्टिकल का 1 मोल कहते हैं। जैसे दो चीज़ों को हम लोग पेयर बोलते हैं, 10 को डिकेड बोलते हैं, 100 को सेंचुरी बोलते हैं, तो वैसे ही इतने नंबर के हिसाब से इतने पार्टिकल्स को हम लोग 1 मोल बोलेंगे। इसको एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं और इसको आप n नॉट से डिनोट करते हैं। तो n नॉट आपका एवोगैड्रो कांस्टेंट हो गया। अब जैसे हम लोग सिंपल वे में जानते हैं कि कोई नंबर है तो नंबर को एक्सप्रेस करता है, कोई यूनिट है तो केवल यूनिट को एक्सप्रेस करता है, कोई वॉल्यूम का यूनिट है तो वॉल्यूम को बताता है, मास का यूनिट होता है तो मास को बताता है। लेकिन ये मोल जो है एक ऐसा टर्म है कि जैसे मोल का एक हम लोग मीनिंग निकालते हैं, उसको छछूंदर बोलते हैं, तो यहाँ भी केमिस्ट्री के लैंग्वेज में मेरे हिसाब से छछूंदर की तरह ही काम करता है। क्यों? क्योंकि छछूंदर होते हैं तो उनका कोई फिक्स जगह नहीं होता, इधर उधर भटकते रहते हैं, कई जगह वो जाते रहते हैं और हर जगह अपना प्रभाव छोड़ते हैं। एक जगह से पास करेंगे तो उसका स्मेल हर जगह मिलेगा। तो वैसे ही ये एक टर्म है, लेकिन ये टर्म अपने आप में नंबर को भी इंडिकेट करता है, मास को भी इंडिकेट करता है और गैसियस वॉल्यूम को भी इंडिकेट करता है। तो टर्म एक, लेकिन वो नंबर भी बता रहा है, वो मास भी बता रहा है और वो वॉल्यूम भी बता रहा है। तो ये लाइक मोल, दैट मोल की तरह ही काम कुछ कर रहा है। तो अब हम लोग इस पर जो कैलकुलेशन बनाते हैं उसके लिए आप ट्रिक समझ लीजिए कि अगर आपको मोल दिया हो, मोल का पहले वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं कि 1 मोल कितना होगा, चाहे मोल कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से। तो ये नंबर ऑफ मोल जो होता है तो ये होता है गिवन मास बाई मोलर मास, उस ये मास के हिसाब से हो गया। नंबर के हिसाब से हो तो गिवन नंबर डिवाइडेड बाई n नॉट, चाहे 6.022 इंटू 10⁻23, ये नंबर के हिसाब से हो गया। और वॉल्यूम के हिसाब से लिखा जाए तो वॉल्यूम के हिसाब से हो जाता है वॉल्यूम ऑफ द गैस, कोई भी गैस हो जो आप लिए हैं गैस, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द गैस होगा। तो ये किस में होगा, तो इन लीटर, ये लीटर में लिखना है।
और बाई में 22.4। तो जितना लीटर गैस है उसमें 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो आपका मोल होगा गैस के लिए। अगर नंबर दिया गया है पार्टिकल्स का तो जितना नंबर दिया गया है उस नंबर को 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। या फिर अगर मास दिया गया है तो आप उसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर मोलर मास क्या हुआ, तो मोलर मास को आप लिख सकते हैं कि मोलर मास इक्वल्स टू मास ऑफ द पार्टिकल्स आपका कुछ भी हो सकता है, आयन, एटम, मोलिक्यूल। तो मास ऑफ पार्टिकल्स expressed in ग्राम पर मोल इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मोलिक्यूलर मास। यानी कोई सब्सटेंस का जितना एटॉमिक मास है, एटम है तो एटॉमिक मास, मोलिक्यूल है तो मोलिक्यूलर मास जितना है तो उतना को ग्राम पर मोल लिखेंगे तो वही उसका मोलर मास हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं एग्जाम्पल में कि मोलर मास ऑफ H2O वाटर है। तो वाटर का कितना होता है, तो वाटर का आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का 1 यूनिट, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 यूनिट, ऑक्सीजन 1 है तो 16 होता है, तो 16 और 2 18 हुआ। तो हम लोग लिखेंगे इसको कि 18 ग्राम पर मोल, ये हो गया। इसी तरीके से मोलर मास ऑफ CO2, तो CO2 कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, तो 16 2 32 और 12 मिल करके 44 हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 44 ग्राम पर मोल, यही हमारा हो गया उसका मोलर मास। तो जितना गिवन मास है अगर उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं तो हमको नंबर ऑफ मोल मिल जाता है। अब जो हमको प्रॉब्लम मिलते हैं उस प्रॉब्लम में ये चीज़ होता है कि ज़्यादातर केसेज में, कभी कभी छोटे प्रॉब्लम में दिए जाते हैं तो मास दिया जाएगा, चाहे नंबर दिया जाएगा, चाहे गैस का वॉल्यूम दिया जाएगा, कहेगा कि उसका नंबर ऑफ मोल बनाइए, तो डायरेक्ट इस फार्मूला से बना सकते हैं। अब दूसरी ओर क्या कहा जाता है कि मास दे दिया जाएगा और उसमें नंबर पूछा जाएगा, या मास दे दिया जाएगा गैस का, उसका वॉल्यूम पूछा जाएगा, या वॉल्यूम का गैस का वॉल्यूम दिया जाएगा, नंबर पूछा जा सकता है, या फिर मास पूछा जा सकता है। कहने का मतलब कि मोल आपको नहीं दिया रहेगा और मास, नंबर और वॉल्यूम ऑफ गैस में से तीनों में से कोई भी एक से दूसरे को पूछा जा सकता है। अगर गैस नहीं है तो फिर नंबर से डायरेक्ट मास पूछा जा सकता है, मास से डायरेक्ट आपको नंबर पूछा जा सकता है। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है कि आपको चाहे जो भी दिया गया हो, मास दिया गया हो या नंबर दिया गया हो या वॉल्यूम दिया गया हो गैस का, आपको अगर मोल नहीं दिया गया है तो सबसे पहले आप मोल को फाइंड आउट कर लीजिए, नंबर ऑफ मोल को निकाल लीजिए या स्मॉल n का वैल्यू निकाल लीजिए। और जब स्मॉल n का वैल्यू निकल जाता है तो उसके बाद जो पूछा जाए, तो जैसे अब अगर पूछा जाए यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा कि मास चाहिए, तो मास इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n चाहे नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास, आराम से लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर नंबर पूछा जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो कितना हो जाएगा, तो n इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आप लिख सकते हैं।
अगर वॉल्यूम पूछा जाए, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एनटीपी और एसटीपी, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बस n इंटू 22.4 लीटर, चाहे मिलीलीटर में बदलना चाहते हैं तो n इंटू 22400 ml इतना लिख सकते हैं। तो अगर आपको मास नंबर या वॉल्यूम में से कुछ भी एक दूसरे में निकालना हो तो पहले आप मोल निकालिए। आप मोल निकल जाता है, n का वैल्यू निकल जाता है, तो आपको मास निकालना हो, पार्टिकल निकालना हो या वॉल्यूम निकालना हो, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट का मेन फिगर यही है, मेन रूल यही है। अब इन्हीं रूल्स के आधार पर हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। इस रूल को आप अच्छे से समझ लीजिए। बुक है तो बुक के पढ़ करके उसके कुछ एग्जाम्पल्स को आप समझ सकते हैं, और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में आएंगे तो इस मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तब तक आप कॉन्सेप्ट को समझिए, वीडियो को देखिए। वीडियो पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।